Welcome to the Prep Journal IS. Today, the Hindu. What I found relevant is first some innovative solution देखेंगे to reduce human-wildlife conflict, especially in the context of Radhani Express collision, which killed 7 elephants in Assam. Then we will see एक शांति बिल कंसर्न ओवर लाइबिलिटी एंड इंडेमनिटी, जिसे डाइल्यूट या फिर चेंज करने के बाद यूएसए एंड फ्रांस का पार्टिसिपेशन बढ़ेगी न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में. देन बांग्लादेश इशू इम्पोर्टेंट तो है बट लेटर आर्टिकल में और ज़्यादा मैटर अनफोल्ड होंगे तो. एंड सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल वैकेशन बेंच क्या होता है. देन आफ्टर क्वालिटी ऑफ सिविल सर्वेंट फॉर विकसित भारत 2047 में वाइस प्रेसिडेंट का एक स्पीच है जिसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं इथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डे न्यूज ऑफ द डे की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में यू का कमीशन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल प्रेसिडेंट आने वाला है. अब यूपीएससी का माइंडसेट ऐसे चलता है कि कमीशन और काउंसिल में अंतर क्या है. यूरोपियन यूनियन का कमीशन एंड यूरोपियन यूनियन का काउंसिल का डिफरेंस, और माइंडसेट ऐसे ही चलेगा. और क्वेश्चन पूछ भी चुका है 2012 में समथिंग 2012 में कि कमीशन और काउंसिल में अंतर क्या है और लॉ मेकिंग कौन करता है यू का, तो इसे देखेंगे. और देन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रिलेटेड इशूज़ क्या है स्मॉल फार्मर्स को एंड रुपीज़ डिप्रिसिएशन. देन आफ्टर विल सी अगेन मनरेगा. मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि मनरेगा से अचीवमेंट पूछा जाएगा कि अभी तक का मनरेगा का अचीवमेंट क्या हुआ है. तो इससे कुछ 4 या 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हैं इसमें. देन अगेन शांति बिल एंड वन आर्टिकल रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. And last we will see how epstein file is relevant for the our ethics paper. We can use this in our ethics. Then starting with the first news, PDF will be available on Telegram and link is in the channel description box. Starting with the first, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन होनी चाहिए. पहला ये चीज़ें हो क्यों रही है क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन स्पेशली इन द एलिफेंट कॉरिडोर एरिया फॉरेस्ट एरिया में ट्रेन का स्पीड हाई रहना वन ऑफ द रीज़न है. एंड पुअर विजिबिलिटी फॉग स्पेशली इन द विंटर सीजन में इस तरह के घटनाओं को दिखाया जाता है. इंसिडेंट ज़्यादा होता है इस तरीके का जब विंटर होता है. फॉग के कारण विजिबिलिटी पुअर हो जाती है. इंक्रोचमेंट एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन रीजन एंड वीक रियल टाइम वार्निंग सिस्टम वेरी वीक है रियल टाइम वार्निंग सिस्टम. तो इसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट AI बेस्ड वार्निंग सिस्टम कैसे इंप्रूव किया जा सके. तो AI बेस्ड एलिफेंट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, AI बेस्ड ट्रैक के पास AI बेस्ड कुछ वार्निंग सिस्टम डिटेक्शन सिस्टम लगा देना चाहिए जिससे कि एलिफेंट हर्ट जब भी वहाँ से गुजरे तो लोकल पायलट को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि नियर बाई एलिफेंट का ग्रुप का मूवमेंट है, जिससे कि इस ट्रेन का स्पीड कम कर देंगे. अब क्या है कि स्पीड कम करने से 100 या 200 मीटर दूर भी अगर दिखता है तो ट्रेन को रोका जा सकता है. बट अगर स्पीड ज़्यादा होता है तो अगर देख भी लेते हैं लोको पायलट 100-200 मीटर दूर या 300 मीटर दूर तो ट्रेन को रोकना पॉसिबल नहीं होता है. और सेकंड सोल्यूशन की डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ अंडरपास एंड ओवरपास. अब क्या है कि रेलवे ट्रैक है वो 2 कॉरिडोर को इस कॉरिडोर को सेपरेट कर देता है. तो इसको लिंक करने के लिए और जो एलिफेंट या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ है वो अपने कॉरिडोर को इधर से उधर मूव करते हैं तो ट्रैक को ऊपर से मूव करना पड़ता है. तो क्या सोल्यूशन है कि अंडर पास कभी कभी बना दें या फिर कभी कभी ओवर पास बना दें जिससे कि लिंक हर एक कंटिन्यूस एरिया पे लिंक कंटिन्यू रहे और उन्हें ट्रैक के थ्रू मूवमेंट ना करना पड़े, अंडर पास के थ्रू मूव करें. और इसका सक्सेसफुल एग्जाम्पल बता सकते हैं काजीरंगा अंडर पास एक एज ए सक्सेसफुल. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है असम में, और असम में कितने नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व कितने हैं, और एलिफेंट के बारे में कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटका में है. अगेन सेकेंड न्यूज़ की शांति बिल सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. शांति बिल का क्या इसमें लायबिलिटी क्या है कि ऑपरेटर पर इस पर रखा गया है. जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करेंगे उन पे लायबिलिटी है. जो सप्लायर है, सप्लायर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या न्यूक्लियर फैसिलिटी को जो सप्लाई करने वाले हैं इक्विपमेंट्स को जब सप्लाई करेंगे उन पे उनको इंडेमनीफाई कर दिया गया, उन पे कोई उतना लायबिलिटी नहीं है. तो अब क्या बोला जा रहा है कि दिस चेंज उसको क्यों चेंज किया गया है, इसको ऐसा क्यों किया गया है सिविल लायबिलिटी
फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, ये लाइबिलिटी दिए हुए था सप्लायर के पास भी, इसको चेंज करके नाउ सप्लायर हैज़ को इंडेमनीफाई कर दिया गया है। इसको बोला जा रहा है कि नाउ इस ऐसा चेंज करने के बाद अब वियना कन्वेंशन के जो नॉर्म्स है या ग्लोबल नॉर्म्स है उससे हम अपने आप को अलाइन कर दिए हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। बट रीजन्स नेक्स्ट आर्टिकल में एक है पॉइंट। हाँ, इसका पॉजिटिव लिंक है, पॉजिटिव इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या है कि 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था, लेकिन इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। और मेन रीज़न था कि सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इसमें लाइबिलिटी सप्लायर पे ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बिलियंस में भी उनको कंपनसेशन देना पड़ जाता, जिसके कारण पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था यूएसए के सप्लायर से या फिर यूरोप के सप्लायर्स का। तो ये जो बिल्स से इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था, तो यूएसए का भी प्रेशर था कि इसे आप लाइबिलिटी को रिड्यूस करो। अब गवर्नमेंट ने इसे रिड्यूस कर दिया है, तो पार्टिसिपेशन यूएसए का या फ्रांस का, इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में बढ़ेगा। और न्यूक्लियर एनर्जी का इम्पोर्टेंस भी है कि ग्रिड स्टेबलाइजेशन में इम्पोर्टेंस इसका रोल है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रिड स्टेबलाइजेशन मतलब देखो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे ट्रांजिशन कर रही है, तो लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब सोलर एनर्जी का एक लिमिटेशन है कि हर दिन फिक्स्ड अमाउंट में सोलर एनर्जी का जनरेशन होगा, विंड एनर्जी का फिक्स्ड अमाउंट में जनरेशन होगा। अगर क्लाउडी सिचुएशन आ गया तो फिर जनरेशन कम जाएगी। अगर डिमांड बढ़ गया इलेक्ट्रिसिटी का तो फिर वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा सोलर एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, विंड या सोलर। तो उस केस में अगर हम उसे लिंक कर दें न्यूक्लियर एनर्जी से, तो उस डिमांड को, उस वोलेटिलिटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस तरीक़े से हम बोल सकते हैं ग्रिड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी के साथ लिंक कर दें। एक और रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं होता है, तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और रेडिएशन भी कम होता है अगर उसको मैनेज कर लें, तो क्लीन एनर्जी के रूप में इसे देखा जाता है। एंड हमारा टारगेट जो है नेट जीरो टारगेट 2070 तक, उसे टारगेट पूरा करने में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। 100 गीगावाट का टारगेट है 2047 तक का, रिसेंटली 8 गीगावाट है। 3% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में है, 3% है कैपेसिटी में, इंस्टॉल कैपेसिटी में। ये कुछ डेटा है। नेक्स्ट स्पेशल वैकेशन में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली वैकेशन टाइम है 1 जनवरी और क्रिसमस को लेकर, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन पे, उनके मन मर्जी पे जब भी कोई वेकेशन होता है तो वेकेशन बेंच को गठित किया जा सकता है। 2 या 3 जज का बेंच होता है। स्पेशल वेकेशन बेंच से भी बढ़ के एक स्पेशल वेकेशन बेंच होता है कि वेकेशन के टाइम एक स्पेशल बेंच का गठित होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर रिसेंटली प्रेसिंग जो अर्जेंट जो केसेस है उसको हियरिंग करने के लिए इसे बनाया जा सकता है। तो मेन मैटर क्या है कि ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ CGI ड्यूरिंग द वेकेशन। वन डेटा एक याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस क्या है, 19,000। कोई भी क्वेश्चन हो जुडिशल रिफॉर्म से लेकर, ये डेटा कोट करना ही करना है। 90,000 केसेस आर पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगेन वाइस प्रेसिडेंट का एक स्पीच था जिसमें उन्होंने बोला है कि जब भी विकसित भारत के विजन, इंडिया का विकसित भारत विजन 2047, तो वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस का, हमारा गवर्नेंस क्या होगा। और हमारा गवर्नेंस डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ द पीपल हु रन इट, मतलब सिविल सर्वेंट जो कि इंस्टीट्यूशन को रन करता है। तो जो भी इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं, जो मैन करते हैं, वो डिसाइड करेंगे गवर्नेंस कैसा होगा। गवर्नेंस डिसाइड करेगा हमारा विकसित भारत अचीवमेंट हुआ कि नहीं 2047 का। तो कुछ इनका में क्वालिटी है, इनोवेटिव अप्रोच होनी चाहिए। इनोवेटिव अप्रोच मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स को किस इनोवेटिव तरीका से उसको हैंडल करना, कुछ हाईली इनोवेटिव सोल्यूशंस लाएँ। देखा भी जाता है कि जब भी इथिक्स पेपर में या फिर GS1, GS2, GS3 पेपर में अगर हम इनोवेटिव सोल्यूशन देते हैं मेंस राइटिंग में, तो मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो कुछ आर्टिकल्स, क्वालिटी फॉर द सिविल सर्वेंट, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, एम्पैथी, टॉलरेंस, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिव, इनोवेटिव, रिस्क टेकिंग, कमिटमेंट, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, कुछ सिविल सर्विस का इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कौन सा है, 77th है। अगेन 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में यूरोपियन काउंसिल के
प्रेसिडेंट एंड यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट या यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट आने वाले हैं। यूरोपियन काउंसिल के कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वंडर है एंड ये एंटोनियो कोस्टा है, एंटोनियो कोस्टा। कमीशन डिफरेंस यूपीएससी में आ चुका है कि कमीशन और कमीशन काउंसिल में अंतर क्या है और लॉ मेकिंग किसके द्वारा होता है। तो देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कमीशन क्या है कि एग्जीक्यूटिव आर्म है। एग्जीक्यूटिव आर्म का मतलब कि जो भी एक्ट या पॉलिसी बनेगा उसको इम्प्लीमेंट करना, एक्ट को इन्फोर्स करना, लॉ को। और वन ऑफ द मोस्ट की प्रपोज लॉ, यू का यूरोपियन यूनियन का लॉ को प्रपोज करना, बनाना नहीं, प्रपोज करना। बनाने में कोई रोल नहीं है, बस प्रपोज करना कि देखो इस टाइप का आप लॉ बना सकते हो, प्रपोज करना। और काउंसिल का क्या काम है? काउंसिल जस्ट एक बोल सकते हैं कि बूढ़े बुजुर्गों का एक गाइडेंस होता है, गाइडेंस देना। तो एक गाइडेंस देने का काम करता है, मतलब स्ट्रेटेजिक बॉडी होता है कि क्या आपका पॉलिसी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। बस ये पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक बॉडी होता है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपका, बस वो डिसाइड करता है। कंपोजिशन हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होता है यू के, एक प्रेसिडेंट होता है। एंड जस्ट फॉरेन पॉलिसी का क्या होगा आपका, अदर स्ट्रेटेजी, इंडो पैसिफिक में आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है, आपको रसिया से कैसा रिलेशनशिप रखना है, यूएस से कैसे रखना है, इंडिया से कैसे रखना है, ये सारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन काउंसिल लेगा। लेकिन जब भी ट्रेड लॉ अगर हो जाता है इंडिया यू का, तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा यूरोपियन कमीशन। अब लॉ कैसे बनता है? लॉ सबसे पहले लॉ बनता है, सबसे पहले लॉ जो बनता है वो यूरोपियन कमीशन प्रपोज करता है। उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है लॉ मेकिंग में, बस प्रपोज करता है, कमीशन प्रपोज करेगा। यूरोपियन पार्लियामेंट एक होता है, वो डिबेट करता है। यूरोपियन पार्लियामेंट में डायरेक्टली पीपल होते हैं रिप्रेजेंटेड, पीपल डायरेक्टली रिप्रेजेंट बाई, जो इलेक्शन के थ्रू, यू के इलेक्शन के थ्रू डायरेक्टली पीपल होते हैं, इलेक्शन के थ्रू आते हैं यहाँ पे। फिर एक काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन होता है, कैबिनेट ऑफ द काउंसिल, वो अप्रूव करता है, ये पास अमेंड अप्रूव हो गया। फिर ये अप्रूव करता है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बस इन्हीं दो का पार्टिसिपेशन होता है यूरोपियन पार्लियामेंट में और काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब कंफ्यूज नहीं होना है काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन काउंसिल से। यूरोपियन काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है लॉ मेकिंग में। यूरोपियन काउंसिल अलग है, यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन अलग है। ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में यही था कि कमीशन का क्या कंप्राइज है, उनका लॉ मेकिंग में रोल है कि नहीं है, और दोनों डिफरेंस बिटवीन कमीशन एंड काउंसिल के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी माइंडसेट ऐसे ही चलता है, डिफरेंस जरूर पूछेगा कमीशन एंड काउंसिल के बीच में, एंड लॉ मेकिंग में किसका इंपॉर्टेंट रोल है। और 77th एक रिसेंटली इसरो ने रिसेंटली रॉक पैराशूट टेस्ट किया गगनयान से रिलेटेड। जब भी लैंडिंग होगा गगनयान का तो उससे रिलेटेड रॉक पैराशूट टेस्ट कहाँ पे, तो रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज फैसिलिटी चंडीगढ़। बस इतना ही प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ड्रॉज वाज इन द न्यूज़ एंड द टेस्ट सेंटर इज इन द चंडीगढ़। अब अगेन कॉटन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली एक तेलंगाना में इशू हुआ है कि कॉटन का जो क्वालिटी है कम गया है, और क्वालिटी कम होने से स्मॉल फार्मर्स को प्राइस कम मिल रही है। एमएसपी से कम प्राइस पे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर से प्राइस खरीद रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू है कि क्वालिटी भी कम गया है और प्रोडक्टिविटी भी कम है। तो कुछ सोल्यूशन है आर्टिकल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए कि सीड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करें, जो रेन वेरिएबिलिटी ऑफ रेन है उससे फाइट करे, उसके अगेंस्ट जो सीड हो वो काम करें। सीड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट फर्स्ट, एंड सेकंड द रिसर्च को इन्हांस करें जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये ना कि कॉटन में ही, इस हर जगह इसे यूज कर सकते हैं। जब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात हो तो सीड टेक्नोलॉजी लाएँ, नया जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड फॉर द टू रेसिस्ट डिजीज़ एंड ड्रॉट, फ्लड, क्लाइमेट एंड साइंस एंड रिसर्च। अब देखते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसका काम मेन पर्पस क्या है? 1970 में इस्टेब्लिशमेंट,
एंड नवी मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। मेन पर्पस है कि कॉटन को प्रोक्योर करता है MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, फार्मर से, और उसे बेचता है कंपनी को, टेक्सटाइल कंपनीज को, कंपनी को, और इंश्योर करता है क्वालिटी कॉटन का क्वालिटी होगा। क्वालिटी कॉटन होगा तभी वो MSP देता है, अगर अदरवाइज लो क्वालिटी को MSP से कम प्राइस पे प्रोक्योर करता है। ठीक है। क्लाइमेट चेंज के कारण स्मॉल फार्मर्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्वालिटी को, जिससे वो डिसएडवांटेज सिचुएशन में है। एंड डिले पेमेंट होता है किसी किसी एरिया में, रीजन में अनइवन प्रोक्योरमेंट, वो भी रीज़न है। डिलेड पेमेंट एंड अनइवन प्रोक्योरमेंट अक्रॉस द स्टेट, सारे स्टेट में एक तरीका से प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। फिर अगेन इसका यूज़ है कि सेल्स इंडस्ट्री प्रोक्योर करने के बाद इंडस्ट्री को सेल करता है कॉटन को, टेक्सटाइल मिल को ई ऑक्शन के थ्रू। ये बहुत फैक्ट है कैसे सेल होता है ई ऑक्शन के थ्रू, जिससे कि मार्केट स्टेबलाइजेशन, मार्केट में क्या प्राइस होगा वो स्टेबलाइजेशन होता है प्रोक्योरमेंट के कारण। अगेन शुगर गेन MSP तो ठीक है, MSP होता है, उसको बोलते हैं FRP। एंड रुपीज़ के बारे में, रुपीज़ डिप्रिसिएशन हुआ है, उससे कुछ न्यूज़ था कि कंसर्न होनी चाहिए या फिर उसे कंसर्न का न्यूज़ नहीं है। तो कुछ जस्ट समरी पॉइंट से उठाए थे कि एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा कैसे? जब भी रुपीज़ डिप्रिसिएट होता है तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो कंपैरेटिवली कंपिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाती है। कंपैरेटिवली जो फॉरेन का गुड्स था उससे कंपेरिजन में हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो कम प्राइस का हो जाता है, चीप हो जाता है, जिस कारण एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सकता है। तो एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा रुपीज़ डिप्रिसिएशन होने से। और यही रीज़न भी है कि रिसेंटली वोलेटाइल सिचुएशन है ग्लोबल, और US का टैरिफ है, तो RBI सोच रहा है कि छोड़ दो, ठीक है, इसको डिप्रिसिएट होने देते हैं। इससे क्या होगा कि ऐसे भी हमारा एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा हुआ है, तो इससे रिड्यूस होने से एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलेगा, तो नुकसान नहीं हो पाएगा टैरिफ को। दूसरा रीज़न है कि ऑलरेडी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन कम है, तो इन्फ्लेशन होगा भी तो 1-2% होगा, दिक्कत नहीं है, ग्रोथ ऑलरेडी हाई है। इम्पोर्ट कॉस्टलियर, अब इससे क्या होगा कि इम्पोर्ट कॉस्टलियर बन जाएगा। कोई भी सपोज $5 का कुछ भी इम्पोर्ट कर रहे हैं USA से हम, तो अगर $80 था तो $400 का हो जाएगा। अगर यही $5 $90 बन जाएगा तो अब इसका प्राइस $450 हो जाएगा, तो कॉस्टली हो जाएगा ना, 400 से 440 हो जाएगा। तो इम्पोर्ट हो जाएगा, फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि जब कॉस्टली हो जाएगा तो डोमेस्टिक इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, डोमेस्टिक में ही चीज़ें बनने लग जाएगी, उसको और उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इम्प्रूव कैड करेंट अकाउंट डिफिसिट को इम्प्रूव कर सकता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा। तो हाँ, नेगेटिव नुकसान क्या है कि FDI कम आएगा। FDI कम क्यों आएगा? जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो इंडिया में रुपीज़ कमाते हैं। मान लो $100 कमाया तो डॉलर में चेंज करके ले जाते हैं अपने घर, तो अब डॉलर में ज़्यादा 200, ठीक है, अब डॉलर में ज़्यादा, अब रुपीज़ का जब वैल्यू कम जाएगा तो उनको कम डॉलर मिलेगा, कम उनका प्रॉफिट होगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट वो कम करेंगे। वन ऑफ द रीजन की ये लो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन होगा। अब जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, डब्ल्यू का प्राइस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक का प्राइस बढ़ेगा, जिसका इंपोर्ट करना कंपलसरी है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने से अदर एरिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन। वर्सन करेंट अकाउंट डिफिसिट और वर्सन कर सकती है। एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ेगी। अगर सपोज हमारा एक्सटर्नल डेब्ट इंडिया का $50 है, तो पहले देना पड़ता था 4,000 4,000, अब देना पड़ेगा 45,000, तो एक्सपोर्ट तो बढ़ गया ना रुपीज़ का वैल्यू कम होने से। तो ये भी वन ऑफ द साइन। इस इंपॉर्टेंट में मुझे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगा नहीं, बट PDF में अवेलेबल होगा तो आप देख सकते हैं इससे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगेन मनरेगा का इससे अचीवमेंट, मेरा अपना इंसाइट है कि UPSC गोइंग टू आस्क व्हाट इज़ द अचीवमेंट ऑफ मनरेगा इन मेंस में और प्रीलिम्स में। फैक्ट्स ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन तो आने वाले ही हैं मेंस में। तो सबसे पहले यही लिखना है कि बॉटम अप से टॉप डाउन हो गया। पहले बॉटम अप था, पहले प्लानिंग बनती थी बॉटम ग्राम सभा से फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे, इस तरीके से बॉटम अप प्लानिंग बनती थी, बॉटम अप होता था। अब टॉप डाउन होगा, अब सेंटर देगा कि क्या करना है आपको। बॉटम टॉप डाउन हो गया। पहले डिसेंट्रलाइज था, अब सेंट्रलाइज हो गया। पहले ईयरली था, अब सीजनल हो गया। डिमांड बेस्ड था, अब सप्लाई बेस्ड हो गया। ट्राइट बेस्ड था, उसको डाइल्यूट कर गया। फंड को स्टेट पे ज़्यादा बर्डन होगा, जिसके कारण उसका इम्प्लीमेंटेशन रिड्यूस हो सकती है।
कुछ पॉइंट्स हो गया। नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वी राम जी मनरेगा। कुछ फैक्ट्स 2005, क्या फैक्ट्स? 2005 सबसे पहले बिल आया, 2008 में एक्सटेंड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट, 2009 में महात्मा गांधी ऐड किया गया मनरेगा। पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम था, फिर महात्मा गांधी ऐड किया गया 2009 में, ठीक है। एंड प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट देखते हैं। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हाउस होल्ड है, एवरी रूरल हाउस होल्ड है, एवरी पर्सन नहीं है। एवरी रूरल हाउस होल्ड को, एक हाउस होल्ड से एक एडल्ट को काम दिया जाएगा 100 दिन हर साल मैनुअल अनस्किल्ड लेबर के लिए, ठीक है। जो कि पर पर्सन करने के लिए चल रहा था कि पर पर्सन कर देना चाहिए, पर पर्सन किया नहीं गया, रूरल हाउस होल्ड है, पर हाउस होल्ड पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, पर हाउस होल्ड है, ओके। दूसरा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि किसी के लिए, सबके लिए ओपन है, ST SC जनरल, सारे कास्ट, अमीर गरीब, जिनका फाइनेंशियली सिचुएशन सही नहीं है जाकर मनरेगा में काम कर सकते हैं, ईंटा उठा सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल है। सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट अगर आप लिखोगे तो मार्क्स इंप्रूवमेंट होगा, वीमेन पार्टिसिपेशन, वीमेन इंपावरमेंट। वीमेन का पार्टिसिपेशन इसमें 58% है। कितना परसेंट? 58%। मनरेगा में 58%। ऐसे मनरेगा का एक प्रोविजन में कि 1/3 वीमेन होनी चाहिए, बट एक्चुअल में क्या है? 58%। हाई पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन है, वीमेन इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट इनसे हो रही है। जॉब में रोल वीमेन का, रिसेंटली एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा आया था जिसमें वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया है 35%। स्पेशली इन ग्रामीण एरिया में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो उसमें मनरेगा का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल है पार्टिसिपेशन इंक्रीज कराने का। तो उससे क्या होता है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आती है। फिर वीमेन रूरल डेवलपमेंट इससे हुआ है, दूसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूरल डेवलपमेंट, रूरल में कैनाल बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेज बनाना, कोल्ड स्टोरेज बनाना। इससे क्या है? रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हुआ है, जो कि मनरेगा के थ्रू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए कि मनरेगा किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, ओके। कंसर्न था करप्शन का, मिसयूज फंड का कंसर्न था, बट कंसर्न को टेक्नोलॉजिकली उसे हैंडल किया गया है। आधार बेस्ड पेमेंट, जियो टैग्ड इंफ्रा को देखना, फिर अटेंडेंस, जियो टैग से अटेंडेंस लेना, इंश्योर करना कि रियल है आधार के बेस्ड, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस। ये सब कुछ स्कीम्स, कुछ प्रोविज़न के थ्रू इस करप्शन से फाइट किया गया है। एंड नाउ स्टेट को सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हो गया, स्टेट फंडिंग। पहले 90-10 था, स्टेट को 10% देना पड़ता था, अब स्टेट को 40% देना पड़ेगा। एंड अभी भी 60-40 पे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मनरेगा इज नॉट अ सेक्टर स्कीम, इट इज़ अ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। नाउ रूरल एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट, वन इम्पॉर्टेंट आई मिस्ड दैट माइग्रेंट या माइग्रेशन। जो रूरल्स अर्बन माइग्रेशन होता है उसको रिड्यूस करने में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल निभाया मनरेगा ने। और स्पेशली कोविड-19 के समय डिस्ट्रेस को फाइंड करने में, जब भी ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ मंदी की सिचुएशन हो, किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब खत्म हो गया, तो उस केस में इस तरीके का स्कीम्स बहुत हैंडी यूजफुल आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ही कहना था कि कोविड-19 में मनरेगा का यूजफुलनेस देखा गया है। देन अगेन चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड एक्ट है एक कि भारत बाल विवाह मुक्त अभियान गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया है 100 दिन का कैंपेन चलाया है। इसका मेंशन है चाइल्ड मैरिज का 5.3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है कि किसी भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस लाइक फोर्स मैरिज, चाइल्ड मैरिज, फीमेल जेनिटल म्यूटेशन को एलिमिनेट करने का। तो 5.3 को इंपॉर्टेंट याद रखना है। देन यूनिसेफ का एक डेटा है कि 64 करोड़ चाइल्ड मैरिज हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें 1/3 इंडिया का रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं भी चाइल्ड मैरिज हो तो ये डेटा याद रखना है कि चाइल्ड मैरिज 47.4% था कब? 2005-6 में 47, जो कि घट के 26.8% हो गया 2015-16 में। 47 से 26 हो गया, 47 से 26 हो गया, फिर 23 हो गया 2019-20 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा के तहत। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये रिड्यूस तो हुआ है लेकिन अभी भी 23.3% चाइल्ड मैरिज हो रही है इंडिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बंगाल में है, फिर बिहार में है। देन अब इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे लॉज हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में। तो 2006 में जो चाइल्ड मैरिज एक्ट आया उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रिड्यूस करने में 47 to 26%। तो लीगल चैलेंज, जो लीगलिटी है, लीगल फाइट,
लेजिस्लेशन हैज़ इंपॉर्टेंट रोल, इसको लिख सकते हैं कि लेजिस्लेशन हैज़ इंपॉर्टेंट रोल एंड एक और लेजिस्लेशन है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ ए बट सोशल नॉर्म्स हैज टू बी चेंज, मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के बीच में, इक्वल पैट्रियार्कल माइंडसेट को रिड्यूस करो कि दोनों को इक्वल तरीक़ा से देखो, मेन को और गर्ल्स को और बॉयज़ को, दोनों को एजुकेशन दो, क्योंकि देखा जाता है ना इस आर्टिकल में एक और बोला है कि एजुकेशन, पॉवर्टी एंड चाइल्ड मैरिज इंटर रिलेटेड। अगर एजुकेशन लेवल हाई है किसी एरिया का तो चाइल्ड मैरिज कम है, खासकर शहरों में, क्योंकि देखा जाता है कि जहाँ पॉवर्टी होता है एजुकेशन लेवल कम होता है, रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में, वहाँ चाइल्ड मैरिज ज़्यादा पाए जाते हैं, और शहरों में चाइल्ड मैरिज कम है क्योंकि एजुकेशन स्टैंडर्ड हाई होता है। अगर एजुकेशन दिया जाता है उस लड़की का, जिसकी सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मेन पर्पज़ से एजुकेशन देने से अवेयरनेस बढ़ती है, फिर चाइल्ड मैरिज कमती है। तो एजुकेशन, पॉवर्टी, चाइल्ड मैरिज के साथ लिंक है। सोशल नॉर्म्स, प्रैक्टिकल माइंडसेट, कुछ ये पॉइंट है जिसे डालना है। अगेन इंडिया न्यूक्लियर डेवलपमेंट, देखो इसमें दो है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड दो एक्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि दोनों एक्ट को चेंज किया गया है। जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है उसको क्या चेंज किया गया है, उसके थ्रू उसको चेंज किया गया है ये कि पहले मोनोपोली था न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि जो भी न्यूक्लियर पावर चलाएगा वो मोनोपोली होगा। न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उसको बस पब्लिक बॉडी है वही ऑपरेट करेगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन नहीं था। इसको चेंज करके प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाया गया है। और जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी इसको चेंज किया गया है, इसको चेंज करके क्या किया है कि जो लाइबिलिटी था उसको डाइल्यूट किया गया है, जिसके कारण पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। वही लाइबिलिटी ही थी जो रुके हुए था यूएसए और फ्रांस या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के पार्टिसिपेशन को, तो उसे डाइल्यूट किया गया है। कुछ डेटा है 8.8 बात किए थे कि 8.8 गीगावाट रिसेंटली है, जो 2047 तक मेरा टारगेट है 20 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट पहुँचाने का। 1.3 है इंस्टॉल्ड, 3.3% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये 4 जब भी न्यूक्लियर की बात है यहाँ से डेटा से स्टार्ट करना है। देन कुछ जब भी घटनाएं आए एक्सीडेंट का कि कंसर्निंग, तो उसमें एग्जाम्पल ग्रुप में ऐड करना है 3 माइल आइलैंड डिजास्टर 1979, चेरनोबिल डिजास्टर 1986, फुकुशिमा 2011। तो न्यूक्लियर डैमेज तो होगा, एक्सीडेंट इज़ गोइंग टू हैपन, तो हमें प्रिपेयरनेस होनी चाहिए। और एक्सीडेंट इतने डैमेजिंग होंगे, इतने हाई लेवल पर डैमेजिंग होंगे कि उसका इमेजिन नहीं किया सकता है कि इतना ज़्यादा डिवास्टेटिंग होगा कि लाखों लोग उससे इम्पैक्ट होंगे, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होगी, लैंड इम्पैक्ट होगी, ओशियन इम्पैक्ट होगी अगर ओशियन के बगल में है तो सारा वहाँ का इकोसिस्टम, ह्यूमन लाइफ सारा इम्पैक्ट होगा। तो इम्पैक्ट इज़ हाई, उस इम्पैक्ट के प्रोपोर्शन में हमने कितना ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखा है, प्रिपेयर्डनेस रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी ठीक है उसका गेन है, लेकिन उसका जब भी एक्सीडेंट होगा तो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होगा, तो उससे रिलेटेड वो भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि ठीक है न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगा, लेकिन हम उसको अगर थ्योरियम बेस्ड होगा तब जाके रियल एनर्जी सिक्योरिटी होगा। क्योंकि अगर यूरेनियम बेस्ड हुआ तो यूरेनियम तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूरेनियम इंडिया के पास है नहीं, यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ेगा यूरोप से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। अगर मेरे पास क्या है, इंडिया के पास थोरियम का लार्ज अमाउंट ऑफ थोरियम है, अगर थोरियम बेस्ड हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, तो फिर रियल एनर्जी सिक्योरिटी होगा न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि रियल एनर्जी सिक्योरिटी तभी होगा जब हम थोरियम बेस्ड डेवलप कर ले। अनटिल अनलेस नहीं तो हम यूरेनियम पर डिपेंडेंट होंगे, तो यूरेनियम ऑलरेडी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वैसे यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। देन शांति मिल में वही जो ऑपरेटर होगा वो लायबल होंगे, 100 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक का डैमेज कंपेंसेशन देना होगा, बस इतना ही यही है। और जो सप्लायर है उनको इंडेमनीफाई कर दिया गया है, मतलब उन पर ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं होगा एक्ट के थ्रू। अब जो इपिस्टिन फाइल जो देख रहे होंगे रील्स में, यूट्यूब के रील्स में या फिर न्यूज़ में, इपिस्टिन फाइल आया है एक सेक्स टाइप, तो ये कैसे इथिक्स में यूज हो सकती है इसको देखते हैं। कि पहले सोसाइटी इस तरीके की थी कि जो भी ऑनेस्ट लोग थे, इंटीग्रिटी के लोग थे, हाई पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी पर्सनालिटी, ईमानदार, सच्चा, ट्रूथफुल, उनको सोसाइटी रिस्पेक्ट करती थी। बीच में होते थे बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स जो सक्सेसफुल हो जाते थे गुड मीन्स के कारण, जिसका मीन्स अच्छा होता था वो सक्सेसफुल होते थे, वो कॉर्पोरेट्स थे, साधु संत महात्मा होते थे। ये नीचे सबसे नीचे सोसाइटी इनको
एकदम रिस्पेक्ट नहीं देती थी। रेपिस्ट, चोर, डाकू, लुटेरे, ये सब डिसऑनेस्ट, मैनिपुलेटर, ये सब इस यहाँ पे थे। रिसेंट क्या हो गया, सोसाइटी ऐसे हो चुका है, अपसाइड डाउन। अब क्या है कि हम जो भी साधु साध महात्मा उसको गाली देते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका कोई इज्जत नहीं है। इज्जत क्या है कि सक्सेसफुल लोगों का, भले ही कोई मीन्स हैज़ बिकम रिडंडेंट मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। कोई भी मीन्स के कारण अगर सक्सेसफुल हो तो सोसाइटी रिस्पेक्ट कर रही है। मीन्स हैज़ बीन इग्नोर्ड नो मैटर हाउ यू हैव। अब जो इपिस्टिन के जो मेन लीडर था इपिस्टिन, वो इतना फेमस हो गया बस उसके पास पैसा ही था, बट सेक्स ट्रैफिकिंग के थ्रू फेमस हुआ। फिर भी सोसाइटी रिस्पेक्टेड था, हाई लेवल क्लास। यूएस प्रेसिडेंट इन्वॉल्व थे, इलेक्टेड बाय द पीपल। अब क्या है सोसाइटी, चलो ठीक है यहाँ पे आते हैं लिमिटेड। यहाँ पे सोसाइटी अब रिस्पेक्ट दे रही है इन लोगों को, और जो ऑनेस्ट थे इनको लोअर रंग पे, मिडिल पे जो बिजनेसमैन है अनइथिकल मीन्स से सक्सेसफुल पाए हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं। हाउ वी आर फॉलोइंग अवर रोल मॉडल। ओके, आज के लिए इतना ही। देन डू लाइक